हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि आज का जो क्लास होगा सैटरडे को वो करंट अफेयर का होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने करंट अफेयर में जो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक की जो घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं को मैंने यहाँ पर लिखा है। उसमें जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दिन में ही करंट अफेयर 8-10 हो जाता है, लेकिन मैंने टोटल जो आपको बताया है ये 26 बताया है। तो ये 26 में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, मैंने उसको यहाँ पर दिया है। और आप इसी 26 में देखेंगे तो आपको लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर इसको आप समझ पाइएगा तब जो हमने बता रहा है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इसका पूरा लाभ उठाइए। मैं तो यही कहता हूं कि मैंने इसे बहुत मेहनत करके लिखा है, और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना जो भी करंट अफेयर की होती है मैंने उसको लिखा है। तो आप इसे पूरा वीडियो को देखिएगा, शुरू में हल्का फुल्का देख के अब इसे फिर बंद मत कीजिएगा, इसे पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए अब समय को ना ज़्यादा हम आपका लेते हुए बस हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहला जो है वो सीडीबी है। अब जानते हैं कि सीडीबी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो सीडीबी में क्या होता है कि वो एक वित्तीय पोर्टल है। एक तरह से आप यूँ कहें कि उसके बारे में सीडीबी की अगर बात में किया जाए तो ये क्या है, एक सीडीबी क्या है, एक इंडस्ट्रीज है, एक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो वो है, तो सीडीबी ने क्या किया कि सीडीबी ने एमएसएमईएस एक आसाम नाम से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए एमएसएमईएस एक आसाम, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब ये आएगा तो आपको क्या करना है कि यहीं पर से ये आएगा, बस ये पूछेगा तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सीडीबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप तुरंत कीजिएगा कि एमएसएमईएस एक आसाम। और ये क्या है इस पोर्टल में, तो इस पोर्टल में एक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का ये मंच है। तो अब देखिए ये शिक्षा है, एक वित्तीय शिक्षा, यानी कि आपको अगर इंडस्ट्रीज के बारे में या अगर आपको फाइनेंशियल के बारे में जानकारी लेनी है तो आप सीडीबी के एमएसएमईएस एक आसाम पोर्टल पर जाइएगा तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब सीडीबी की बात हुई है तो सीडीबी का फुल फॉर्म जानेंगे। तो सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एस से स्मॉल, आई से इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका अगर हिंदी में कहा जाए तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ये सीडीबी का हुआ, लेकिन जिक्र यहाँ पर एमएसएमईएस का भी हुआ है। तो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। एमएसएमई का मीन्स क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम होता है। जबकि सीडीबी के अध्यक्ष को देखा जाए तो सीडीबी के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। सीडीबी के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये देखिए सारी जानकारी, सिर्फ मैंने ये नहीं लिखा कि सीडीबी ने एमएसएमईएस एक आसाम नाम से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया। मैंने यही बताया कि सीडीबी क्या है, और मैंने आपको ये बताया कि पोर्टल में क्या दिया हुआ है, जबकि सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, और सीडीबी के अध्यक्ष कौन है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ बताया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है ब्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स मतलब होता है कि ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है। 5 देशों का समूह है। उसमें से कौन कौन आते हैं, तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, और आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन, चाइना, और एस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी कि ये 5 देश ब्राज़ील, रसिया मीन्स रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है। इन्होंने एक पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई, और ये 2020 में ही जो मैंने अभी देखा है कि यहाँ 1 अगस्त से 10 अगस्त तक की घटनाएं हुई हैं। तो इस बार 2020 में जो बैठक हुई वो ब्रिक्स मंत्रियों के, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई कहाँ, रूस में हुई। रूस में हुई, याद रखिएगा कि ब्रिक्स का जो है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक रूस में हुई। और अगला बार जो होगा 2021 में जो होगा ब्रिक्स मंत्रियों, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, वो कहाँ होगा, भारत में होगा। तो इस बार 2020 में कहाँ हुआ, ब्रिक्स का हुआ रूस में हुआ, जबकि 2021 में भारत में होगा। अब रूस की बात आई है कि रूस में अध्यक्षता हुआ है, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जबकि रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा वहाँ की क्या है, रूसी रूबल है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूसी रूबल। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट क्या है, एक कंट्री है, एक देश है। तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हमीद बकायोको बने। इस बार जो बने हैं आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री वो कौन बने हैं, हमीद बकायोको बने हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अलासेन ओबारो। जबकि राजधानी आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है, यामोसुक्रो। और तो इस तरह से देखिए, इसमें से ये क्वेश्चन आ गया कि आइवरी कोस्ट के जो भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है हमीद बकायोको, राष्ट्रपति जो बने हैं वो है अलासेन ओबारो, और राजधानी आइवरी कोस्ट का कहाँ है, यामोसुक्रो है। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में कि मिजोरम में थेन जावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। देखिए क्वेश्चन इसमें आएगा कि थेन जावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन या कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो ये मिजोरम में है ना। और इसके उद्घाटन कौन किए थे, तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। तो इसमें याद रखिएगा। अब मिजोरम की बात हुई है तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, पुरजोर थांगा, याद रखिएगा, जोरम थांगा है। जबकि राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 5 नंबर, भारत ने 15.46 यानी कि 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी में किया है। देखिए भारत ने क्या किया है कि 15.46 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। अब योगदान दिया है, किसको योगदान दिया है, तो ये दिया है संयुक्त राष्ट्र विकास को दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास को इसलिए दिया है क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास बना है वो जो विकासशील देश है उसको देने के लिए बना है, यानी कि उसका विकास करने के लिए ही एक बनाया गया संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी बनाया गया, जिसमें आपकी भी साझेदारी होगी और मेरी भी साझेदारी होगी। लेकिन उसमें जितना भी भारत का भी उसमें हिस्सा होता है तो सभी का जो विकासशील देश है उसका हिस्सा होता है। तो उसी में भारत ने 15.46 मिलियन डॉलर दिया है संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी में। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर जो है, सतीश यादव ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक का लेखन किया है। देखिए ये पुस्तक का लेखन किए कौन, यतीश यादव ने। अब यहाँ राइटर का नाम पूछेगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन है, तो आपको मारना है यतीश यादव। और यतीश यादव ने ये लिखा है पुस्तक को, क्योंकि यतीश यादव संबंधित है, ओरो से संबंधित है, वो जांच पड़ताल करते हैं, जो भी गुप्त चीज़ होता है, वो गुप्त घटनाएं होती हैं उनकी जांच पड़ताल करते हैं। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ का फुल फॉर्म होता है। और इसके प्रमुख कौन है रो के, तो रो के प्रमुख सामंत गोयल। कौन है, सामंत गोयल हैं। जबकि अगर इनके रॉ के मुख्यालय देखिएगा तो रॉ का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 12 सितंबर 1968 ईस्वी को हुआ है। तो मैंने ये रॉ से पूरी जानकारी दी है। अगर ये छोटा लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारा इसमें लिखना था तो छोटा लिखा हुआ है, आप जब इसको पढ़िएगा और उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो इसे कॉपी में लिखने के लिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर और इसे जूम कर आप इसे कॉपी पे लिख सकते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ तो फिर समझ में आ ही जाएगा क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर का देखिए, सेबी के अध्यक्ष के तौर पर 18 महीने और आगे बढ़ाया गया अजय त्यागी का कार्यकाल। यानी कि सेबी के जो अभी अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी हैं और इनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला था, लेकिन 18 महीने के लिए सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी को 18 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 8 नंबर में देखिए, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अब देखिए मनोज सिन्हा को अभी इस बार जो है मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल में बनाया गया। आप जैसा जानते हैं कि उपराज्यपाल जो हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो ये थे, इनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जबकि उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो नेक्स्ट उपराज्यपाल बने हैं वो मनोज सिन्हा बने हैं। इसे याद रखिएगा। देखिए जब 370 धारा हटा था जम्मू कश्मीर से
तो उसके बाद वो एक स्टेट नहीं रहा था, वो एक क्या हो गया था, यूटी हो गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश उसे बना दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश में जो पहले जो उपराज्यपाल बने जम्मू कश्मीर के, वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने, जबकि उनके इस्तीफे के बाद अभी जो बने हैं वो मनोज सिन्हा बने हैं। 9 नंबर, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। आप जानते हैं कि 6 अगस्त की घटनाएं जो 1945 को हुई थी, वो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। तो उसमें उसका गिराने का कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध को रोकना, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो 45 में समाप्ति का कारण यही होता है कि अमेरिका ने जापान पर पहला जो बम गिराया था वो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था, और दूसरा जो गिराया था वो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। 10 नंबर देखिए, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सिरमौर जिले के धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला रखी। देखिए, शिक्षा मंत्री भी कौन है या फिर मानव संसाधन मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल हैं। इन्होंने क्या किया कि सिरमौर जिला जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला रखी। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर हैं। इसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय। 11 नंबर, गुयाना के नए प्रधानमंत्री गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स चुने गए। कौन चुने गए, मार्क फिलिप्स। ये याद रखिएगा, गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स चुने गए हैं। और गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद इरफान अली। याद रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं, जबकि गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन कहाँ की राजधानी है, गुयाना की राजधानी है। और गुयाना की मुद्रा क्या है, गुयाना डॉलर है। गुयाना तो रहेगा ही रहेगा और डॉलर रहेगा, जिसे शॉर्टकट में GYD कहते हैं, यानी गुयाना डॉलर। तो गुयाना के भी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो मार्क फिलिप्स हैं, क्योंकि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं, राजधानी जॉर्ज टाउन और मुद्रा गुयाना डॉलर है। अब देखिए 12 नंबर में NBB, इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग, यानी कि जो लेन देन बैंकिंग जो व्यवसाय किया है, वो डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फाइनेंशियल को चुना है। किसको चुना है, तो इन्फोसिस फाइनेंशियल को चुना है। तो NBB नेशनल बैंक ऑफ इंडिया बहरीन ने अपने लेन देन के लिए बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फाइनेंशियल को चुना है। अब यहाँ पर NBB, अगर बहरीन की बात आई है कि बहरीन ने चुना है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB, तो बहरीन के राजा हैं। देखिए बहरीन में क्या है, राजा हैं। तो राजा का नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो बहरीन के राजा कौन है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। और बहरीन की राजधानी मनामा एवं उसकी मुद्रा बहरीन दिनार है। ये याद रखिएगा। तो NBB ने किसके साथ समझौता किया, बैंकिंग के साथ, इन्फोसिस फाइनेंशियल को किया और इन्फोसिस के साथ किया। और उसके बाद फिर क्या किया कि उनके राजा कौन है, हमद बिन ईसा अल खलीफा, जबकि बहरीन की मुद्रा क्या है, मनामा है, जबकि इसकी राजधानी मनामा है, जबकि मुद्रा क्या है, बहरीन दिनार है। तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब इसमें बात आई, बहरीन की बात आई और उसके साथ क्या आई, उसके साथ एक आई इन्फोसिस की बात आई, इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी कौन है, सलील पारेख हैं, और मुख्यालय बेंगलुरु है इन्फोसिस का। ये आप पता रखिएगा। इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी ये कहिए या मुख्य निर्देशक कहिए, वो हैं सलील पारेख, और मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु है। अब देखिए 13 नंबर, DNHDD ने लॉन्च किया ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। क्या इसने क्या है, तो DNHDD ने लॉन्च किया ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। देखिए DNHDD क्या होता है, दादर नगर हवेली एंड नगर द्वीप, दादर नगर हवेली द्वीप, इसने लॉन्च किया ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। तो दादर एंड नगर हवेली के उपराज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल अभी हैं। दादर नगर हवेली द्वीप के उपराज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल। और इसने क्या लॉन्च किया, इसने लॉन्च किया ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप। अब देखिए यूपीएससी से क्वेश्चन एक है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन अभी बने हैं, प्रदीप जोशी बने हैं। कौन बने हैं, प्रदीप जोशी।
प्रदीप जोशी बने हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रदीप जोशी बनाए गए हैं। और यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा कि यूपीएससी के जो भी अध्यक्ष बने वो प्रदीप जोशी हैं, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापित 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। देखिए एक्चुअली क्या थे कि भारतीय रेलवे का समय का कोई ये नहीं रहता था कि कब वो उसका समय हमेशा लेट होता था, तो उसी को सही ढंग से संचालित करने के लिए भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है और उस ऐप का नाम है OHE है। और आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री, अभी रेलवे जो मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल, और केंद्रीय और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो VK यादव हैं, विनोद कुमार यादव। तो याद रखिएगा कि अभी एक वास्तविक समय की निगरानी के लिए रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम DHE है और OHE है, और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, जबकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? VK यादव है, विनोद कुमार यादव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं गूगल के साथ शुरू किया है, यानी कि गूगल से गठबंधन करके महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस लॉकडाउन को देखते हुए या फिर कहिए कोरोना वायरस को देखते हुए एक गूगल के साथ ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। और वो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करने वाला महाराष्ट्र सरकार है। और महाराष्ट्र जब की बात आई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। उनके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। अब देखिए नेक्स्ट WTF क्या है एक्चुअली कि WTF जो है वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, यानी कि स्पोर्ट में सबको वहाँ पर लाना, सबको वहाँ खिलाना और वहाँ से जो चयनित होता है वो होता है WTF। तो WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। देखिए क्वेश्चन इसमें से ऐसे आता है कि WF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर मारना है। WTF स्पोर्ट्स के सुरेश रैना और हरमनप्रीत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर जो है वो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? हैंडलूम जैसा कि जानते हैं कि हाथ करघा होता है, जो हाथ से चीज बनाया जाता है उसको हैंडलूम बोलते हैं। तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिकी संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए कह रहा है कि अमेरिकी संसद ने सरकारी उपकरण पर, अगर आप सरकारी उपकरण पर सरकारी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें टिकटॉक नहीं चला सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है, तो उसी तरह से अमेरिकी संसद ने भी सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। अब हम आपको बताते हैं कुछ टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक वाइट डेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ये याद रखिएगा कि टिकटॉक जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? वाइट डेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। और टिकटॉक की जो शुरुआत हुई थी वो 2012 ईस्वी में हुई थी, जबकि टिकटॉक के संस्थापक झांग भीमिंग हैं जो चीन के हैं। नेक्स्ट देखिए, रेलवे ने किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया। क्या किया रेलवे ने? तो किसान रेल सेवा का शुभ आरंभ किया है। जो कहाँ कहाँ चलेगी किसान रेलवे सेवा? तो जो पहली जो किसान रेल सेवा चलेगी वो नासिक के देवलाली, नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए भी और जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो रेलवे ने किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया। पहली किसान रेल सेवा नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। उसके बाद देखिए CAG की बात आती है। CAG इसमें कैग, तो कैग जो होता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। इसका मतलब होता है कि नियंत्रण और महालेखक परीक्षक। तो देखिए, तो कैग जो अभी जो कैग के बनाए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है कैग में जो उसके अध्यक्ष हैं या कैग के जो नियुक्त अभी किए गए हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में अभी हम आपको बताए थे कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे।
जिन्हें जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इस्तीफा दिया और वो कैग में नियुक्त उन्हें किया गया है। तो ये जो होंगे 14वें कैग के अध्यक्ष होंगे, 14वें होंगे जो कैग के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। यह राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। अब देखिए, जब कैग में अभी जब गिरीश चंद्र मुर्मू को लाया गया तो उसके पहले कौन थे? उसके पहले राजीव महर्षि थे। और कैग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और कैग की स्थापना 1858 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, इसी से कितना सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ये पूछ सकता है कि कैग में जो गिरीश चंद्र मुर्मू आए हैं उनके पहले कौन अध्यक्ष थे? तो आप बताइएगा क्या? राजीव महर्षि। अगर पूछा जाएगा कभी कौन अध्यक्ष हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग मीन्स क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कैग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कैग की स्थापना कब हुई थी? 1858 ईस्वी। ये सारी बातें इसमें आएगी। अब देखिए 22 में कि 2021 इस बार आईसीसी T20 मैच होना था भारत में। आईसीसी पुरुषों का T20 मैच भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए मैच को रोक दिया गया और इसी मैच को अब 2021 में खिलाया जाएगा। और 2021 में जो विश्व कप मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? भारत करेगा। तो याद रखिएगा 2021 में आईसीसी T20 विश्व कप मेजबानी भारत करेगा, जबकि 2022 में जो आईसीसी T20 विश्व कप होगा उसका मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीना राय अमेजिंग अयोध्या, ये याद रखिएगा। नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। नीना राय ने क्या किया कि जो अभी हाल फिलहाल जो आप अयोध्या के बारे में अच्छा से जान रहे हैं कि राम मुद्दा हल हुआ, तो उस राम मंदिर के बारे में और अयोध्या नगरी के बारे में उस बुक में प्रशंसा रहेगी, उस बुक में उसका हिस्ट्री रहेगी। तो वो नीना राय के द्वारा लिखा गया अमेजिंग अयोध्या। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ सकता है कि अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है, तो नीना राय हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत रूस के अस्त्राखान में आयोजित, अस्त्राखान कहाँ? याद रखिएगा, भारत रूस के एक जगह है रूस में, अस्त्राखान, जहां आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन कावजक 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। यानी कि एक युद्ध होने वाला, एक जो अभ्यास युद्ध होता है उसमें हिस्सा लेगा भारत रूस के कहाँ? अस्त्राखान में लेगा। और उसका नाम क्या रहेगा? रशियन कावकाज 2020। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। देखिए, बांग्लादेश जो है क्या करेगा कि भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाएगा। अब वो क्यों बनाएगा? तो आपको पता है कि 1975 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो उसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक ने भी अपने प्राण गंवाए थे बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए। तो उसी की याद में उसी की याद में स्मारक बनाएगा कौन? बांग्लादेश बनाएगा भारतीय सैनिकों का स्मारक। 26 अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल कौन हैं? तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल अभी कौन है? एडमिरल DK जोशी हैं। एडमिरल DK जोशी, इन्हें आप अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन राज्यपाल से आता है। और देखिए, आपको एक ही बार हम मुख्यमंत्री राज्यपाल पढ़ा देंगे तो फिर आपको नहीं आएगा, क्योंकि फिर भूल जाइएगा। और हम जैसे जैसे आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे उसी में सारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, देश की राजधानी, देश का करेंसी, जो मुद्रा, ये सब जो भी रहेगा वो मैं इसी में से आपको बताते चलूँगा, ताकि आप हल्का हल्का कहीं कहीं देखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। तो देखिए, अभी यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल कौन है? तो एडमिरल DK जोशी हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा करंट अफेयर जो है, लगभग 26 करंट अफेयर, लेकिन आपको पता चल ही गया होगा कि 26 सिर्फ नाम का है, और कितना ज़्यादा इसमें करंट अफेयर बन सकता है, कितना इसमें जीके हो सकता है, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसे आप बढ़िया से देखिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। और ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि इतना इसमें आता नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसी को लिखा है। और इसे आप जूम कर अपने कॉपी में बढ़िया से उतार कर इसे बार बार देखते रहिएगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसे याद कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब उससे कीजिए। मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा, मैं आपके लिए एक नए कंटेंट लाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूं कि संडे को जो होता है वो मैं अब बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा, यानी कि सोमवार से लेकर
शुक्रवार तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं जो सैटरडे आएगा उसमें करंट अफेयर पढ़ाऊँगा जो 10 दिन का होगा, और उसके बाद जो एक संडे बच जाता है तो संडे को मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा। इस संडे को नहीं कह सकते हैं अभी हम कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट संडे से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग को फिर बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से आप इसे देख लीजिएगा। और मैं फिर से एक बार बोलता हूं, मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। जय हिंद बच्चों।